सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो दोस्तों, हम जो अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान का हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे और भारतीय संविधान के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सब का अध्ययन अपन अपनी क्लास में करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले तो अपन थोड़ी सी ये चर्चा करें कि भाई जैसे भारतीय संविधान का हम अध्ययन करेंगे तो इसमें कंप्लीट अपना भारतीय संविधान आ जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, जो भी अपने संविधान के टॉपिक होते हैं, सामान्य कोई सा भी कंपटीशन ले लो उसके सिलेबस में लेवल, हमारी कोशिश ये रहेगी कि अपन उस लेवल तक का अध्ययन कर लें ताकि एक बड़ी से बड़ी एग्जाम हो चाहे एक छोटी से छोटी एग्जाम हो, कहीं भी अपन मात नहीं खाएं, हर कंपटीशन में अपने लिए फायदेमंद रहे। हर टॉपिक का लेवल अपन वो रखेंगे ताकि आ रहे जैसी एग्जाम में भी अपन क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर सके। तो चलो अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला अपन जो टॉपिक लेंगे, हमारे जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है या भारत का पहला नागरिक जिसे माना जाता है, उसी से आज अपन अध्ययन प्रारंभ करेंगे। और भारत का पहला नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति का अध्ययन प्रारंभ करें उससे पहले तो कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है उस शासन व्यवस्था में दो प्रकार के अध्यक्ष हैं, एक नाम मात्र का अध्यक्ष और एक वास्तविक अध्यक्ष। क्या क्या बताया मैंने? भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है उसमें एक तो होता है कौन सा? नाम मात्र का अध्यक्ष या नाम मात्र का प्रधान, जबकि दूसरा होता है एक क्या? वास्तविक अध्यक्ष। समझ गए बात? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को माना गया है क्या? नाम मात्र का अध्यक्ष, जबकि वास्तविक अध्यक्ष या वास्तविक शक्तियां किसको सौंपी हैं? प्रधानमंत्री को। तो दोनों में थोड़ी सी अपन तुलना करें। राष्ट्राध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति। नाम मात्र का अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अपन कह सकते हैं क्या? राष्ट्राध्यक्ष, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष किसे माना गया है? राष्ट्रपति को माना गया है। जबकि शासन करने की संपूर्ण शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? प्रधानमंत्री को सौंपी गई हैं। शासन करने की शक्तियां सौंपी गई हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को कहा गया है क्या? शासना अध्यक्ष। समझ गए बात? हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति केवल औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, राष्ट्रपति अध्यक्ष के रूप में औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां तो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। औपचारिकता पूरी कर रहा है, इस कारण अपन कह सकते हैं औपचारिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति औपचारिक अध्यक्ष हो गया, तो अनौपचारिक अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति की अपन शक्तियां भी देखेंगे, राष्ट्रपति टॉपिक अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा ये ध्यान रख लेना, भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को केवल कौन सा अध्यक्ष स्वीकार किया है? नाम मात्र का अध्यक्ष, केवल औपचारिकता पूरी करने वाला, इस कारण औपचारिक अध्यक्ष, और तीसरा राष्ट्राध्यक्ष। चलो तो राष्ट्रपति प्रारंभ करते हैं अपन। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। इन 22 भागों के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। इसमें से जो भाग नंबर 5 है, संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है ना, जिसमें सबसे ज्यादा अनुच्छेद है, वो कौन सा भाग है? 5वां भाग है। उस 5वें भाग, संविधान के 5वें भाग की शुरुआत होती है अनुच्छेद 52 से, और इस अनुच्छेद से शुरुआत होती है किसकी? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति अपन टॉपिक करें। सबसे पहला तो अनुच्छेद 52। इसी अनुच्छेद से किसकी शुरुआत होती है? राष्ट्रपति की शुरुआत होती है। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखो, इसमें ज्यादा कोई कंसेप्ट वाला प्रश्न नहीं बनता अनुच्छेद 52 से। या तो डायरेक्ट लाइन लिखी हुई मिल जाती है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52 के तहत। या फिर इस अनुच्छेद से अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 52 में। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। अभी अनुच्छेद कंप्लीट नहीं हुआ है, अनुच्छेद 53 अभी और आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास होंगी। मतलब हो गया राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग, मतलब किसका प्रयोग? इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब देखो इसका थोड़ा सा अपन कंसेप्ट कंप्लीट समझने का प्रयास करेंगे। पहली चीज तो लिखी हुई है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। तो सबसे पहले संघ का मतलब क्या होता है? हमारे देश को हम कहते हैं क्या? संघ। कंप्लीट भारत क्या है? एक संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 1 है ना, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 1। उस अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है क्या? राज्यों का संघ। तो भारत देश को अपन क्या कह सकते हैं? संघ कह सकते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसका मतलब अपन ये भी लिख सकते हैं कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, क्योंकि भारत देश को क्या कहा गया है? संघ कहा गया है। किसका संघ? किसकी यूनियन है? हमारा देश स्टेट्स की यूनियन है, राज्यों का संघ है। तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां मतलब कार्य करने से संबंधित महत्वपूर्ण शक्तियां किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास होंगी, जिसका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब इसका मतलब समझना। आप अपन ने शुरुआत में बात की थी कि भाई राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। कैसा अध्यक्ष होता है? नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। इस अनुच्छेद को देखकर आपको लग रहा है क्या कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का अध्यक्ष है? इस अनुच्छेद से तो हमें यह एहसास हो रहा है कि सारी की सारी शक्तियां किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास हैं। तो इस अनुच्छेद को पढ़कर अपन ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का है? ढंग से देखना, खुद समझने का प्रयास करना कि आपको इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद ये एहसास होगा कि भाई राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है, सारी की सारी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। समझ रहे हो बात? तो ये अनुच्छेद तो सारी की सारी शक्तियां किसको दे रहा है? राष्ट्रपति को दे रहा है। लेकिन हम किस आधार पे ये कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष न होकर नाम मात्र का अध्यक्ष है? तो किस आधार पर अपन ये कहेंगे, इसका उल्लेख भी अपन अनुच्छेद 53 के साथ ही करेंगे। तो देखो अनुच्छेद 53 इसमें तो बता दिया शक्तियां किसके पास? सारी की सारी राष्ट्रपति के पास। लेकिन भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 74 क्लोज 1। अनुच्छेद 74 में दो बातें लिखी हुई है, एक और दो। हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 74 1। मतलब पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी
जिसका प्रधान या जिसका अध्यक्ष, अध्यक्ष लिख दो चाहे प्रधान लिख दो, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। देखो अनुच्छेद 53 दो सारी की सारी शक्तियां किसके हाथों में बता रहे हैं, राष्ट्रपति के हाथों में बता रहे हैं। और अगर ये अनुच्छेद लिखा हुआ नहीं होता ना तो वास्तव में शासन की सारी शक्तियां किसके हाथों में हो जाती, राष्ट्रपति के हाथों में हो जाती। लेकिन एक अनुच्छेद क्या लिख दिया कि भाई राष्ट्रपति किसकी सहायता और सलाह से कार्य करेगा, मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेगा। उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि वास्तविक शक्तियां तो इस मंत्री परिषद के पास है, मंत्री परिषद की कमान भी किसके हाथों में, प्रधानमंत्री के हाथों में। इसलिए शासन का वास्तविक प्रधान या शासन की वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में हो गई, प्रधानमंत्री के हाथों में रहेगी। इस अनुच्छेद के आधार पर अपन कह सकते हैं कि नाम मात्र की शक्ति किसके पास रह गई, राष्ट्रपति के पास रह गई। लेकिन इसमें एक चक्कर और आता है, देखो कि भाई यहां ये अनुच्छेद अपने को ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो सहायता और सलाह है अपने आप में ये वर्ड ऐसे लगते हैं। सलाह कभी अपन थोड़ा सा अगर सोचे, दैनिक जीवन में सोचे अपन, सलाह कभी बाध्यकारी होती है क्या? जैसे आप लोगों ने मुझे सलाह दी कि सर आप ऐसे ये टॉपिक नहीं करवा के आप वो टॉपिक करवा दो, जरूरी थोड़ी है मैं आपकी सलाह मानूं। या फिर मैंने आप लोगों को सलाह दी कि भाई आप लोग वो सब्जेक्ट मत पढ़ो, आप वो सब्जेक्ट पढ़ लो, जरूरी थोड़ी आप लोग मेरी सलाह मानोगे। तो क्या सलाह कभी बाध्यकारी होती है क्या? तो यहाँ तो केवल यही तो लिखा हुआ है ना कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो प्रारंभ में ये भी लग रहा था, जब संविधान का निर्माण हो गया था उसके बाद ये लग रहा था कि भाई यहाँ ये होना चाहिए था, क्या लिखा होना चाहिए था कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, और इसकी सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ेगा। क्या लिखना चाहिए था लास्ट में आगे इसी अनुच्छेद में, मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ेगा। तब जाके ये माना जाता कि हाँ भाई कंप्लीट शक्तियां इनके पास है, ये तो केवल क्या है, नाम मात्र का है। जो मैंने लाइन बोली अभी अभी आपके सामने, वो लाइन जोड़ दी गई 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। देखो कहां जोड़ी गई, मूल संविधान में तो अनुच्छेद 74(1) केवल इतना ही लिखा हुआ था। फिर अनुच्छेद 74(1), 74(1) को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया। यहां तक तो लिखा हुआ था ही मूल संविधान में, इसके आगे क्या लिखा हुआ है वो सुनना आप। राष्ट्रपति को इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। अब बताओ, अब तो कंफर्म हो गया ना कि भाई ये वास्तविक प्रधान, वास्तविक शक्तियां इनके हाथों में, नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में। अनुच्छेद 74(1) में ही लिखी हुई है ये पूरी बात। यहां से लेके यहां तक का प्रावधान कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और उस समय सरकार थी किसकी, इंदिरा गांधी की। अब इंदिरा गांधी के बाद में भारत में सरकार बनी थी किसकी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। अब मोरारजी देसाई ने सोचा कि भाई राष्ट्रपति को क्या केवल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा क्या, थोड़ा बहुत तो, थोड़ी बहुत शक्ति तो किसके पास भी होनी चाहिए, राष्ट्रपति के पास भी होनी चाहिए। अब मोरारजी देसाई ने किया कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इस 74 का जो पहला भाग है इसको और आगे बढ़ा दिया। आगे क्या लिखवाया मोरारजी देसाई ने, राष्ट्रपति इस सलाह को पुनर्विचार के लिए
सलाह किसने दी थी? मंत्रिपरिषद ने सलाह दी थी किसको? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति इस सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। एक बार मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। कितनी बार भेज सकता है? एक बार भेज सकता है। अब इसका मतलब समझना, इसमें कंप्लीट क्या लिखा हुआ है। ये जो प्रावधान जुड़ा ना, ये लास्ट वाला, ये जुड़ा था कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब कंप्लीट एक बार आप दोबारा ढंग से सुनने का प्रयास करना। अनुच्छेद 53 में तो बता दिया कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास हैं, जिनका प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसी के साथ अपने को पढ़ना है अनुच्छेद 74(1) कि भाई किसकी सलाह से राष्ट्रपति ये कार्य करेगा। कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो राष्ट्रपति करेगा वो किसकी सलाह से करेगा? तो 74(1) में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। मतलब इसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा कौन? राष्ट्रपति। फिर इसी 74(1) में लिखा हुआ है राष्ट्रपति को इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। ये जोड़ा कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। फिर लिखा हुआ है राष्ट्रपति इस सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पसंद नहीं आई तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि इस सलाह को एक बार वापस मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। लेकिन यदि वापस दोबारा मंत्रिपरिषद उस सलाह को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो अब की बार राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। ये हो गया अनुच्छेद 74(1), जो किसके साथ जोड़ते हुए पढ़ना अपने को? अनुच्छेद 53 के साथ। चलो नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन अनुच्छेद 54। चलो देंगे, बताओ अनुच्छेद 54 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 54 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। कि भाई जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह किसके द्वारा किया जाएगा? ध्यान रखना, जैसे आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी करो चाहे रिट की तैयारी करो, अपन कोशिश ये रहेगी कि किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी करो, हर कंपटीशन के हिसाब से वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप आरएस मेंस की तैयारी करो, ध्यान रखना उसमें जो मैंने आपको अनुच्छेद 53 के साथ जोड़ते हुए अनुच्छेद 74 को पढ़ाया ना, वहां जो क्वेश्चन बनता है ना, वहां उन प्रश्नों का भी ध्यान रखना कि जैसे वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन दोबारा और ढंग से समझना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रिटर्न वाली एग्जाम में कि आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष होता है, तो ये समझाने के लिए आपको दोनों अनुच्छेदों का उल्लेख करना पड़ेगा, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होगा उसे अपन शामिल करेंगे किसमें? निर्वाचन मंडल में। तो चलो आप भी बताने का प्रयास करो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो इसमें 3 प्रकार के लोग शामिल होते हैं। पहला तो क्या है बताओ? संसद के कैसे सदस्य? संसद के निर्वाचित सदस्य। क्या संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? क्या संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि संसद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। जैसे संसद की अपन बात करें तो अपने सामने अपने दिमाग में 2 सदन आते हैं, कौन कौन से?
लोकसभा और राज्यसभा। समझ गए बात। अब लोकसभा में तो सदस्य कितने 545, राज्यसभा में सदस्य कितने 245। लोकसभा में 545 में से निर्वाचित तो कितने होते हैं, बताओ दे कितने होते हैं। 545 में से निर्वाचित होते हैं कितने 543। मनोनीत कितने होते हैं 2। राज्यसभा में 245 में से निर्वाचित कितने होते हैं 233। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं 12। मतलब लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति राष्ट्रपति के ही चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किए जा रहे हैं और वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब वो सही नहीं है। तो मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। केवल लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य। तो संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई 543 प्लस 233 बराबर कितने हो गए 776। ये संसद के 776 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ हालांकि अपने संसद वाले टॉपिक में और चर्चा हो जाएगी। ये ध्यान रख लेना, लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की जो परंपरा थी वो हाल ही में 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दी गई है। अब ऐसा सिस्टम आगे नहीं होगा कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, क्योंकि ये परंपरा क्या कर दी समाप्त कर दी और ये परंपरा अभी भी चालू है। समझ के बात। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पहला तो क्या हो गया संसद के निर्वाचित सदस्य। दूसरा देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है। जैसे देश में संसद होती है वैसे ही प्रत्येक राज्य में होता है विधान मंडल। संसद के वहां 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में विधान मंडल के भी 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। अब राज्यों में भी 2 हो गए, लेकिन राज्यों में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल किसके राज्यों में विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दूसरा हो गया सभी राज्यों की विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब जैसे भारत में 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों की विधानसभाओं में जो भी निर्वाचित सदस्य हैं सारे के सारे निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तीसरा देखो, राज्य की बात तो कर ली अपन ने, इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं उनमें भी विधानसभाएं हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर वाला मामला अभी चल रहा है, लेकिन अभी अपन बात करें तो दिल्ली और पांडिचेरी में, पांडिचेरी जिसका वर्तमान नाम पुदुचेरी हो चुका है, वहां विधानसभाएं बनी हुई है। तो दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो तीसरा क्या हो गया, दिल्ली व पांडिचेरी जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया है पुदुचेरी, पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो 3 प्रकार के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये जो दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा है इनके सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। कब? 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो ये ध्यान रख लेना, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो ये क्या हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब जैसे अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें कि भाई यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनता है।
देखो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने की संभावना है, या तो डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 में, या फिर सबसे बेहतरीन और शानदार जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन आएंगे, ध्यान रखना। और आपको कंफ्यूज करने के लिए जो गलत ऑप्शन होगा, कहीं ना कहीं मनोनीत सदस्य उस गलत ऑप्शन में वो डाल देता है, तो ध्यान रखना कभी भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। संसद के भी केवल कैसे निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी कैसे सदस्य निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के भी कैसे सदस्य निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। या तो कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन देता है वो गलत हो जाता है, तो वो ऑप्शन जहां मनोनीत सदस्य लिखा हुआ मिल जाए अपने को, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर जैसे संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। केंद्र में संसद होता है, वैसे ही प्रत्येक राज्य में क्या होता है, विधान मंडल। विधान मंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान मंडल के दोनों सदन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, केवल विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। तो गलत ऑप्शन में लिखा हुआ आता है क्या, विधान परिषद के सदस्य। ये 2 ऑप्शन आप अलग से ध्यान रखोगे, और जो आपको गलत ऑप्शन दिया जाएगा ना इस प्रश्न में, जो जिस प्रश्न की मैंने आपके सामने चर्चा की थी, उस प्रश्न में जैसे प्रश्न आपसे पूछा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता, तो जिस ऑप्शन में आपको मनोनीत सदस्य लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में आपको विधान परिषद के सदस्य लिखा हुआ मिल जाए वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। कौन से सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के सदस्य। ये क्या हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आपसे अगर थोड़ा बहुत आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपसे ये पूछे कोई कि भाई क्या कारण है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं की गई, क्या कारण है कि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। देखो निर्वाचन के 2 सिस्टम है, अगर डायरेक्ट जनता द्वारा निर्वाचन हो रहा है तो वो तो कैसा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, और यदि जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा निर्वाचन हो रहा है तो वह कैसा निर्वाचन है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो डायरेक्ट जनता यदि चुनाव कर रही है तो वो तो होता प्रत्यक्ष निर्वाचन, और जनता द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा अगर कोई सदस्य चुना जा रहा है तो वो कैसा निर्वाचन हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो जनता तो इन सदस्यों को चुनती है और फिर ये सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं, इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है, इसका कारण यह है कि भारत में ब्रिटेन के मॉडल को अपनाया गया है, और ब्रिटेन के मॉडल के अनुसार राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का अध्यक्ष संविधान ने बनाया है। और यदि जनता द्वारा निर्वाचित करवा दिया जाता तो जनता द्वारा निर्वाचित होने के बाद तो उसको शक्तियां देनी पड़ती है, क्योंकि भाई जनता की पसंद का कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति बन रहा है तो फिर उसको तो शक्तियां भी दी जाएं, तो उसको शक्तियां न दी जाए राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का अध्यक्ष रखा जाए। इसके लिए राष्ट्रपति की कौन सी निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। और ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है, ये ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। तो ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब इसके बाद में अगला जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में व्यवस्था की गई है किसकी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 में किसकी व्यवस्था है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की। अब इसमें देखो
हम क्या क्या पढ़ेंगे अनुच्छेद 55 में। पहले बात तो कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्य भाग ले रहे हैं, संसद के सदस्य भाग ले रहे हैं और विधानसभाओं के सदस्य भाग ले रहे हैं, क्या सबका मत मूल्य समान होता है क्या? तो अपना आंसर होना चाहिए सबका मत मूल्य समान नहीं होता। दूसरा कि भाई 4 जने राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, चारों में से अगर किसी को सबसे ज्यादा वोट मिल गए तो क्या उसकी जीत हो जाती है क्या? तो उसकी जीत नहीं होती। जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोट होना आवश्यक है। तीसरा, क्या कोई सदस्य, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जा रहा है तो 4 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं तो किसी एक को वोट डाल के आएगा या चारों को वोट डाल के आएगा? तो वो सदस्य चुनाव वोट डालने वाला चारों को वोट डाल के आता है। ये कुछ मतलब डिफरेंस तरीके की, मतलब अलग हटके एक निर्वाचन प्रक्रिया है किसकी? राष्ट्रपति की, जिसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे अपन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55 में। और इस निर्वाचन प्रक्रिया की अपनी चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।